प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विजयनगर किंगडम के बारे में। तो विजयनगर किंगडम एक बहुत प्रोमिनेंट साउथ इंडियन किंगडम थी जो कि 13th से लेके 14th से लेके 17th सेंचुरी के बीच में पूरे डेक्कन इंडिया पे रूल कर रही थी। यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब के सब रीजन या तो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में थे या वहां पे रूल करने वाले राजा अपने आप को विजयनगर किंगडम के सबऑर्डिनेट मानते थे। तो ये सिचुएशन थी। तो ये जो विजयनगर किंगडम है, इसको कुछ खास बातों के लिए जाना जाता है। सबसे पहला काम जिसके लिए विजयनगर किंगडम जाना जाता है कि विजयनगर किंगडम के चारों तरफ इस्लामिक सल्तनत थे। उन इस्लामिक सल्तनत से काफी लंबी लड़ाई लड़ी विजयनगर किंगडम के राजाओं ने। और दूसरी चीज जिसके लिए विजयनगर किंगडम को जाना जाता है, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, खास करके कन्नड़ आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो विजयनगर किंगडम लगभग 310 सालों तक एग्जिस्टेंस में रहा। जो इस किंगडम के सबसे बड़े प्रसिद्ध राजा हुए वो थे कृष्ण देव राय, जिनको श्री कृष्ण देव राय भी कहते हैं। तो अब हम इस डायनेस्टी की, इस विजयनगर किंगडम की कहानी समझें। तो विजयनगर का किंगडम की कहानी शुरू होती है 1336 से। ये वो जमाना था जब दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली से अपनी फौज भेजा करती थी कि साउथ इंडिया के बड़े बड़े शहरों को कैप्चर करने के लिए। यानी दिल्ली से इस्लामिक फौजें आती थी और उनका काम होता था कि जो साउथ इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं उनको लूटना, मंदिरों को तोड़ना, ठीक है, यही सब काम करने के लिए। तो जो साउथ इंडिया के राजा थे उन्होंने एक स्ट्रेटजी लगाई। तो दो भाई थे, बहुत ताकतवर भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो ये लोग मिलिट्री कमांडर थे। तो तुंगभद्रा नदी बहती है एक, तो ये आप देख रहे हो तुंगभद्रा नदी है ये। तो तुंगभद्रा नदी के आसपास की जो जमीन थी वो इन दो भाइयों को दे दी गई। क्यों दे दी गई? इसलिए दे दी गई कि अगली बार जब फौजें आएंगी, दिल्ली सल्तनत की फौज आएगी, तो पहले उनका मुकाबला हरिहर और बुक्का राय से होगा। इसलिए यहां की जमीन दे दी गई थी स्ट्रेटेजी बना के कि पहले हरिहर और बुक्का राय से लड़े और तब साउथ इंडिया तक पहुंचे। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो जमीन दी थी हरिहर और बुक्का राय को, तो अगर कोई राजा किसी को जमीन देता है तो जिसको जमीन मिली वो जमींदार हो गया ना, और वो तो उसी राजा के अंदर हो गया ना। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो जमीन मिली थी हरिहर और बुक्का राय को, ये होयशाला डायनेस्टी वालों ने दी थी। हमने होयशाला डायनेस्टी पे भी एक वीडियो लगा रखी है, वो आप देख लोगे। तो होयशाला डायनेस्टी वालों ने उनको जमीन दी, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। कुछ और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि नहीं, ये जो जमीन इनको दी थी वो काकटिया किंगडम वालों ने दी थी। तो काकटिया किंगडम वाले कहां से रूल करते थे? वारंगल, यानी आंध्र प्रदेश से रूल करते थे। होयशाला डायनेस्टी कहां से रूल करती थी? कर्नाटक से ही करती थी। क्योंकि इन सारी डायनेस्टीज को खतरा था कि दिल्ली सल्तनत हम पे कब्जा कर लेगी, तो इसीलिए दोनों भाइयों को जमीन देके वहां पे बसाया गया था कि हम तक फौजों को पहुंचने से आप रोक देना, बदले में ये जमीन आप रखो। तो जब ये सब हो रहा था, यानी जब विजयनगर डायनेस्टी बनी, उस वक्त दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। विजयनगर किंगडम कब बना? 1336 एडी में बना। किसने बनाया? तो हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने बनाया। ये विजयनगर किंगडम कैसे बन गया? ये जो जमीन का टुकड़ा इन दोनों भाइयों को दिया गया ना, इसी जमीन के टुकड़ों को मिला के उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ कोई गेटकीपर बनने नहीं आए हैं, हम खुद अपनी किंगडम बनाएंगे, और उस किंगडम का नाम रखा विजयनगर किंगडम। और उन्होंने कहा कि हम क्या दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, हम इतने ताकतवर हैं कि हम खुद अपनी किंगडम बना लेंगे और तब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत से हम मुकाबला करेंगे। तो ये जो तुंगभद्रा के आसपास की जमीन इनको मिली थी, वो क्यों मिली थी ये तो आप समझ ही गए।
तो यही दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के एक गुरु हुआ करते थे, उनका नाम था विद्यारण्य। तो इन गुरु ने कहा कि क्यों तुम दूसरे कमजोर राजाओं की गुलामी करते हो, तुम लोग तो खुद ही इतने ताकतवर हो, तुम्हारे पास जमीन भी है, तो तुम खुद ही अपनी किंगडम बना लो। तो इसी तरह इनके दिमाग में आया कि ये जो जमीन हमारे पास है, इसको हम एक सेपरेट किंगडम बना लेते हैं। उसी सेपरेट किंगडम का नाम रखा गया विजयनगर किंगडम। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या है, विद्यारण्य। तो कहा जाता है कि इसी गुरु के नाम पर विजयनगर का नाम पड़ा, पहले इसका नाम विद्यानगर हुआ करता था, तो विद्यानगर बन गया विजयनगर। तो ये जो विजयनगर है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है, क्योंकि जमीन उनको तुंगभद्रा नदी के किनारे पे ही दी गई थी। तो इस विजयनगर किंगडम, जो बिल्कुल शुरुआती विजयनगर किंगडम था, वो तो छोटी सी जमीन पे ही बना था ना, जो राजाओं ने उनको दी थी गिफ्ट में। तो उस वक्त इनका कैपिटल हुआ करता था हम्पी। हम्पी जो है आज कर्नाटक में विजयनगर नाम का एक जिला है। ये विजयनगर जिला वही विजयनगर है। तो उस विजयनगर जिले में हम्पी नाम का एक छोटा सा शहर है। इसी हम्पी से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। तो 310 सालों तक विजयनगर किंगडम बना रहा। ठीक, अब देखो ये छोटी सी जगह से, हम आगे देखेंगे कि छोटी सी जगह से शुरू होकर विजयनगर किंगडम कैसे पूरे तरीके से फैलता गया। तो 310 सालों तक विजयनगर किंगडम अस्तित्व में रहा। बना कब था, 1336 एडी में। कब तक चला, 1646 एडी तक चला, यानी 310 सालों तक ये एग्जिस्टेंस में रहा। उन 310 सालों के दौरान 4 अलग अलग डायनेस्टीज को गद्दी पे बैठने का मौका मिला। 4 अलग अलग फैमिलीज गद्दी पे बैठी। पहली फैमिली 150 साल तक, आगे वाली फैमिली कुछ 100 सालों तक, ऐसे ऐसे करके 310 साल इन्होंने निकाल दिए। दूसरी फैमिली 20 सालों तक, तीसरी फैमिली 65 सालों तक, तो और फिर चौथी फैमिली लगभग 70-80 सालों तक बैठी रही, या आप ऐसा मान सकते हो। तो ऐसे ही इनका 310 सालों का वक्त गुजरा। बिल्कुल शुरुआत में इनकी कैपिटल कहां थी, हम्पी में थी, विजयनगर में थी। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को 2 बार बदला। तो हम्पी से कैपिटल बदल के पहले तो ये चंद्रगिरी चले गए थे। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है, वहां से भी इनको अपना कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा वो सब हम आगे देखेंगे। तो इन्होंने अपनी कैपिटल की शुरुआत की थी हम्पी से। हम्पी से शिफ्ट होके चले गए थे चंद्रगिरी, और बाद में चंद्रगिरी से भी शिफ्ट होके पेनुकोंडा नाम की जगह पे चले गए थे। पेनुकोंडा कहां है, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। तो हमने देखा कि 4 फैमिलीज से मिलके बनती है पूरी कहानी। तो 4 फैमिली में से इन चारों फैमिली का नाम क्या है। पहली फैमिली है संगम फैमिली, दूसरी है सलुवा, तीसरी है तुलुवा, चौथी है अराविदु। आपको ये डेट वगैरह याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना याद रखो कि विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश हुआ था 1336 में। तो बात करते हैं पहले फैमिली की। तो पहले फैमिली को कहते हैं, पहले फैमिली या पहली डायनेस्टी को कहते हैं संगम डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी को 150 सालों तक रूल करने का मौका मिला। और चारों फैमिली में अगर मिला के देखें तो सबसे ज्यादा टाइम तक इसी डायनेस्टी ने रूल किया है, संगम डायनेस्टी ने। तो इन 150 सालों में कुल मिला के 12 राजा गद्दी पे बैठे। तो इनमें से 2 तो यही 2 भाई हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो विजयनगर किंगडम स्टार्ट किया है ना। तो जो पहली डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, तो पहली डायनेस्टी तो यही है, इन्हीं दोनों ने स्टार्ट कर दी ना। तो पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी क्यों कहलाई, क्योंकि इन दोनों भाइयों के, किन दोनों, हरिहर और बुक्का राय, इन दोनों भाइयों के फादर का नाम था संगम, इसीलिए पहली डायनेस्टी को संगम डायनेस्टी कहते हैं। तो अब बात करते हैं संगम डायनेस्टी यानी पहली डायनेस्टी के राजाओं की। तो सबसे पहला राजा तो बड़ा भाई हरिहर ही बना। हरिहर का छोटा भाई है बुक्का राय। तो हरिहर शुरू के 20 सालों तक रूल करता रहा। तो जैसे ही विजयनगर किंगडम बना, तो ये देखो, ये विजयनगर किंगडम का मैप है। तो जैसे ही ये विजयनगर किंगडम है, विजयनगर किंगडम के ऊपर
इस्लामिक सल्तनत थी, यानी बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम या बहामनी सल्तनत हुआ करती थी। तो इनसे इनका झगड़ा स्टार्ट हो गया बाउंड्री को लेके, कि हमारी बाउंड्री या बॉर्डर को लेके झगड़ा स्टार्ट हो गया। किन दोनों के बीच? विजयनगर किंगडम और बहामनी किंगडम के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया विजयनगर बनने के इमीडिएट बाद। तो ये झगड़ा जो है आगे चल के कई लड़ाइयों की वजह बना। आगे बहुत सारी लड़ाइयां हुई विजयनगर और बहामनी किंगडम के बीच में। अब क्यों लड़ते थे ये लोग? एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट था, दूसरी वजह थी कि यहाँ पे काफी सारी नदियां हैं ना, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी। तो दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब बोलते हैं। दो मीन्स दो तो समझते हो, आब मीन्स नदी। तो ये दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है वो काफी फर्टाइल होता है। तो इन्हीं जो नदियों के बीच के एरियाज होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों किंगडम्स आपस में लड़ते रहते थे। तो रायचूर दोआब है कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच में, वो बेसिकली एक लड़ाई का मुद्दा था। तो ये तो कहानी थी बड़े भाई की। अब छोटा भाई बुक्का राय, तो बुक्का राय भी गद्दी पे लगभग 21 साल तक यानी 20 साल तक इसको गद्दी पे बैठने का मौका मिला। इस दौरान बुक्का राय की एक अचीवमेंट जो गिनी जाती है कि उसने मदुरई यानी तमिलनाडु के मुस्लिम सल्तनत को खत्म कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि विजयनगर के चारों तरफ मुस्लिम सल्तनत बन गई थी। तो मदुरई सल्तनत को पूरी तरीके से खत्म करके विजयनगर का हिस्सा बना दिया। किसने? बुक्का राय ने। तो एक्चुअली ये हुआ तो बुक्का राय के ही टाइम था, लेकिन ये लड़ाई लड़ी थी बुक्का राय के बेटे कंपन ने। तो कंपन ने ही मदुरई को हरा के उसको विजयनगर में मिला लिया था। तो ये तो दोनों भाइयों की कहानी थी। संगम डायनेस्टी का जो अगला इंपॉर्टेंट राजा हुआ उसका नाम था देवराय वन। तो देवराय वन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने लायक नहीं है। ये भी लगभग 16 सालों तक गद्दी पे बैठे रहे। इन 16 सालों में बस एक काम इन्होंने किया कि बहामनी किंगडम से लड़ाई जारी रखी। उस वक्त बहामनी किंगडम का रूलर था फिरोज शाह बहामनी। तो फिरोज शाह बहामनी के साथ देवराय वन की 2 लड़ाइयां हुई। इन दोनों लड़ाइयों का नतीजा क्या हुआ? पहली लड़ाई तो जीत ली फिरोज शाह ने, लेकिन दूसरी लड़ाई जीती देवराय वन ने, यानी कह सकते हो कांटे की टक्कर थी। 2 लड़ाइयां हुई, पहली बहामनी ने जीती, दूसरी विजयनगर ने जीती। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूलर की। तो अगले इंपॉर्टेंट रूलर जो संगम डायनेस्टी के थे वो थे देवराय टू। ये भी अच्छे खासे दिनों तक कुर्सी पे बैठे रहे, लगभग 22 सालों तक कुर्सी पे बैठे रहे। तो इनके टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई कि जो पर्शियन किंग था, पर्शिया का राजा था, पर्शिया यानी ईरान का राजा था, उसका नाम था शाहरुख। उसने अपना एम्बेसडर भेजा हुआ था कालीकट। कालीकट कहां है? केरल में है। तो जब ये बात देवराय टू को पता चली कि पर्शिया यानी ईरान के राजा ने कालीकट में अपना एम्बेसडर भेजा है, तो उसने तुरंत कालीकट में मैसेज भिजवाया। तो कालीकट के राजा को जामोरीन कहते थे। देखो, जामोरीन नाम नहीं है, जामोरीन टाइटिल है। जैसे राजा महाराजा टाइटिल होता है ना, वैसे जामोरीन भी टाइटिल था। तो वहां पे एम्बेसडर आया हुआ था। कहां का एम्बेसडर आया हुआ था? ईरान का यानी पर्शिया का। किसने भेजा था? तो शाहरुख नाम के राजा ने भेजा था। तो वहां जो एम्बेसडर आया उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो इन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया ये एम्बेसडर। इससे ये बात भी पता चलती है कि जो कालीकट का राजा था वो विजयनगर के अंडर था, विजयनगर के अंडर काम करता था। तभी तो उसने मैसेज भिजवाया कि तुमसे क्या मिलने आया, असली राजा तो मैं हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि अब्दुल रज्जाक नाम का पर्शियन एम्बेसडर जब विजयनगर किंगडम गया था तो उस वक्त विजयनगर किंगडम का राजा कौन था? तो यही देवराय टू उस वक्त राजा थे। देवराय टू ने बहामनी किंग अहमद शाह को हराया। तो ये लड़ाई आप देख रहे हो विजयनगर किंगडम और बहामनी किंगडम की काफी लंबी खिंची। 1446 में देवराय टू की डेथ हो जाती है और इस डेथ के बाद विजयनगर में कंफ्यूजन फैल जाता है।
इनके जो आपस में जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वही गद्दी पाने के लिए लड़ने लगते हैं। तो इसी का फायदा उठा लेते हैं बहामनी किंगडम वाले। बहामनी किंगडम वालों को तो देवराय ने हरा दिया था ना, लेकिन अब देवराय की डेथ हो गई है। अब बहामनी किंगडम फायदा उठा के विजयनगर किंगडम के कुछ हिस्से कैप्चर कर लेता है। कौन से हिस्से कैप्चर कर लेता है? कोंकण, जो कि गोवा के पास है, वो कैप्चर कर लिया। कांची, कांची यानी मदुरई के पास, तो ये सारे हिस्से विजयनगर के पास थे ना, तो इनको बहामनी किंगडम ने छीन लिया। तो इस तरह संगम डायनेस्टी कमजोर होती चली गई। संगम डायनेस्टी क्या है? 4 में से पहली डायनेस्टी है। तो संगम डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे वो थे प्रौढ़ राय। ये संगम डायनेस्टी के आखिरी राजा साबित हुए। तो 4 में से पहली डायनेस्टी हो गई खत्म। अब बात करते हैं दूसरी डायनेस्टी की। तो इनसे बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी डायनेस्टी थी सलुवा डायनेस्टी, सबसे छोटी डायनेस्टी, 21 सालों तक ही रूल कर पाई। तो इस डायनेस्टी में 3 राजा हुए। फाउंडर का नाम ही था सलुवा, इसीलिए सलुवा डायनेस्टी कहा गया। सलुवा नरसिम्हन ने डायनेस्टी को फाउंड किया। दूसरे रूलर का नाम था इम्मादी नरसिम्हन। आखिरी रूलर का नाम था नरसिम्हा राया। तो कुछ भी खास याद रखने लायक है नहीं तीनों के बारे में। बस इतना याद रखो कि जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था, कालीकट भी तो विजयनगर के ही कंट्रोल में था ना, तो कालीकट पहुंचा था वास्को डिगामा 1498 में। उस वक्त सलुवा डायनेस्टी का ही रूल चल रहा था। ठीक, तो सलुवा डायनेस्टी के नरसिम्ह राया उस वक्त गद्दी पे बैठे हुए थे। तो ये दूसरी डायनेस्टी हो गई खत्म। तीसरी डायनेस्टी की हम बात करते हैं। तो तीसरी डायनेस्टी सबसे ग्लोरियस डायनेस्टी है, क्योंकि इस डायनेस्टी में एक ऐसे राजा पैदा हुए जो चारों डायनेस्टी में मिला के सबसे ग्रेट थे, कृष्णदेव राया। तो तीसरी डायनेस्टी का नाम है तुलुवा डायनेस्टी। अब इसको तुलुवा डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्नाटक में एक भाषा बोली जाती है तुलु। तुलु कोस्टल एरिया है ना कर्नाटक का, वहां पे तुलु भाषा बोली जाती है। उसी कोस्टल एरिया से निकल के आए थे ये लोग और इन्होंने गद्दी पे कब्जा कर लिया, इसीलिए इनको नाम दिया गया तुलुवा डायनेस्टी, यानी तुलु भाषा में बात करने वाले लोग। तो इस डायनेस्टी को के फाउंडर थे नरसिम्हा नायका। तो नरसिम्हा नायका को नरसा नायका भी लिखते हैं, जनरली इनको नरसा नायका कहते हैं। तो नरसा नायका ने क्या किया था कि सलुवा डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे उनको मार के गद्दी हथिया ली थी। नरसा नायका के बारे में बहुत ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं वो कृष्णदेव राय से ही आते हैं। इस डायनेस्टी, ये तलुवा डायनेस्टी की बात करो या पूरे विजयनगर के 310 सालों की बात करो, तो पूरे 310 सालों में सबसे बड़े जो राजा हुए वो इसी डायनेस्टी से निकले। उनका नाम था कृष्णदेव राय। ये कौन थे? नरसा नायका के दूसरे बेटे थे। इनको नरसा नायका ही बोलते हैं ना, जो फाउंडर थे। तो हम कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान लें, क्योंकि ये सब पूरे विजयनगर के सबसे महान रूलर थे। तो कृष्णदेव राय क्यों महान थे? क्योंकि इन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड किया, कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती। कृष्णदेव राय ने गजपति किंगडम को हरा के अपने में मिला लिया। गजपति किंगडम उड़ीसा पे रूल करता था। तो आप देख रहे हो विजयनगर एम्पायर के कंट्रोल में उड़ीसा के भी कुछ हिस्से आ गए थे। कृष्णदेव राय ने सभी डेक्कन सुल्तानों को हरा दिया था एक लड़ाई में जिसका नाम था बैटल ऑफ दीवानी। तो मैंने आपको बताया कि विजयनगर किंगडम के चारों तरफ सल्तनत बन गई थी। सल्तनत यानी इस्लामिक रूल, जबकि कृष्णदेव राय बीच में अकेले हिंदू रूलर बन के खड़े थे। तो कृष्णदेव राय ने बैटल ऑफ दीवानी में बाकी जितने भी सल्तनत थे सबको हरा दिया था। उसके बाद कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब पे हमला किया। रायचूर दोआब तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का एरिया था। क्यों हमला किया? क्योंकि वो काफी फर्टाइल जमीन थी, वहां से खेती बाड़ी काफी अच्छे से हो सकती थी, काफी ज्यादा रिवेन्यूज आ सकते थे। तो जो रायचूर दोआब पे हमला करने की वजह से जो बीजापुर के सुल्तान थे
उनसे इनकी लड़ाई हो जाती है। तो बीजापुर के सुल्तान उस वक्त कौन थे? इस्माइल आदिल शाह बीजापुर। तो कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान को तो हराया ही, साथ ही बीदार को भी, बीदार एक डिस्ट्रिक्ट है ना कर्नाटक में, उस वक्त बीदार डिस्ट्रिक्ट जो है बीजापुर सुल्तान के कंट्रोल में थी, उसको भी हथिया लिया। तो कितने महान थे कृष्णदेव राय, आप समझ सकते हो। कृष्णदेव राय की दुश्मनी चलती थी बीजापुर से। बीजापुर के कंट्रोल में था गोवा। तो जब पोर्चुगीज, पुर्तगाली गोवा को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो दुश्मनी निकालने के लिए कृष्णदेव राय ने पोर्चुगीज की मदद कर दी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बीजापुर के हाथ से गोवा छिन गया, इसमें कृष्णदेव राय ने बहुत बड़ी मदद की पोर्चुगीज की। तो ये सब हुआ 1510 में। तो पोर्चुगीज की मदद करने की वजह से पोर्चुगीज और कृष्णदेव राय के बीच बहुत अच्छे रिश्ते बन गए। तो इस रिश्ते के बदले पोर्चुगीज ने विजयनगर किंगडम को बहुत अच्छी क्वालिटी के अरेबियन घोड़े भी सप्लाई किए, और विजयनगर किंगडम को जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, जो पोर्चुगीज थे उनके पास तो बड़ी बड़ी जहाजें वगैरह हुआ करते थे ना, और वो तो ट्रेड करते थे ना, तो विजयनगर किंगडम को भी उस ट्रेड में शामिल कर लिया गया। तो पोर्चुगीज का आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा दोस्ताना बन गया था विजयनगर किंगडम से। अब यहां एक फैक्ट आप याद कर लो कि पोर्चुगीज का आना जाना स्टार्ट हो गया था कृष्णदेव राय के दरबार में। तो दो पोर्चुगीज ट्रेवलर के नाम आप याद कर लो, डोमिंगो पायस और ड्यूरेट बारबोसा। तो ये जो दो पोर्चुगीज ट्रेवलर थे, ये किसके दरबार में विजिट करने गए थे? कृष्णदेव राय के दरबार में विजिट करने गए थे। देखो बच्चों, ये जो विजयनगर किंगडम है, इससे एक खास तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कि कौन सा फॉरेन ट्रेवलर किस देश से आया था, किस राजा से मिलने गया था, इस तरह के क्वेश्चन। अब जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में बाबर अपनी जड़ें जमा रहा था, यानी बाबर ताकत गेन कर रहा था उस वक्त साउथ इंडिया में, उसी वक्त कृष्णदेव राय का बोलबाला था। तो जब पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, उस वक्त विजयनगर किंगडम के राजा हुआ करते थे कृष्णदेव राय। तो आप समझ सकते हो कि कंटेम्प्ररी कृष्णदेव राय और बाबर एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे। कृष्णदेव राय धर्म से वैश्वनाइट थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे, लेकिन साथ ही साथ वो सभी धर्मों की बराबर बराबर इज्जत करते थे। कृष्णदेव राय खुद भी बहुत पढ़े लिखे थे, तेलुगु, कन्नड़ सारी भाषाओं में बात करते थे। तुलु तो खैर उनके घर की ही भाषा थी। तो वो काफी पढ़े लिखे स्कॉलर किस्म के आदमी थे। उनके बारे में एक फैक्ट याद रख लो कि तेलुगु भाषा में उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, उसका नाम है अमुक्त मल्यादा, और संस्कृत भाषा में एक नाटक भी लिखा है इन्होंने, उनका नाम है जाम्बावती कल्याणा। तो ये दोनों जो है किसने लिखे हैं? कृष्णदेव राय ने। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बहुत बड़े स्कॉलर रहते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा है नवरत्न का कॉन्सेप्ट, यानी 9 बड़े बड़े स्कॉलर्स को राजा अपने दरबार में रखते थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बड़े बड़े स्कॉलर्स रहते थे। इन 8 स्कॉलर्स को अष्टादिग्गज कहा जाता है। दिग्गज मतलब एक्सीलेंट, अष्ट मतलब 8, दिग्गज मतलब बहुत बड़ा, धुरंधर। तो इन्हीं 8 दिग्गज में से एक थे तेनालीराम। तो तेनालीराम क्या थे? तेनालीराम आपने अगर सीरियल्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, तो जैसे बीरबल हुआ करता था अकबर के लिए, वैसे ही तेनालीराम कृष्णदेव राय के लिए हुआ करते थे। यानी कोर्ट पोएट, यानी कोर्ट क्लाउन थे वो, विदूषक जिसको बोलते हैं, यानी कि चुटकुले सुनाना, मजेदार कहानियां सुनाना, राजा का मनोरंजन करना। तेनालीराम किसके कोर्ट, किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो ये तो बात हो रही है तीसरी डायनेस्टी की। तीसरी डायनेस्टी के सबसे ग्लोरियस दिन चल रहे हैं, सबसे महान राजा कृष्णदेव राय का टाइम है ये। लेकिन दिन जो है बहुत जल्दी बुरे हो गए। कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद
कृष्णदेव राय का दामाद था अलिया रामा राय। ये दामाद था कृष्णदेव राय का। इसने ताकत अपने हाथ में कर ली, जबकि असली जो राजा था, जो गद्दी पे बैठता था, उसका नाम था सदाशिव राय। यानी राजा तो ये है, लेकिन सारे फैसले कौन लेता था? अलिया रामा राय। क्यों लेता था? क्योंकि वो इतने बड़े राजा का दामाद था, कृष्णदेव राय का दामाद था। अब इस अलिया रामा राय ने क्या किया? इसने पूरी डायनेस्टी का नाम, पूरी डायनेस्टी को बर्बाद करने वाला काम किया। अलिया रामा राय ने जो पांचों मुस्लिम सल्तनत थी, उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, और इसने कोशिश करनी स्टार्ट कर दी कि जो पांचों मुस्लिम सल्तनत है वो आपस में ही लड़ाई झगड़े में लग जाए। तो वो पांच जो सल्तनत थी वो थी अहमदनगर, बीदार, गोलकोंडा और बीजापुर, और पांचवी थी बेरार। तो इन पांच सल्तनतों से दुश्मनी मोल ले ली अलिया रामा राय ने, वो भी एक ही साथ। तो इन पांच में से एक बेरार को हटा दो, पांच में से बेरार को हटा के, यानी बाकी जो चार सुल्तान थे, वो चारों सुल्तान साथ मिलके विजयनगर पे हमला कर देते हैं। तो यही जो लड़ाई हुई, ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और इस लड़ाई का नतीजा निकला कि जो तीसरी डायनेस्टी है, तुवालू डायनेस्टी, वो खत्म हो गई। साथ ही साथ विजयनगर को बुरी तरीके से लूट लिया गया। तो क्या हुआ? इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी, जिसको कि बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहते हैं। तो ये लड़ाई 1565 एडी में हुई। किनके बीच हुई? एक तरफ है विजयनगर, एक तरफ है विजयनगर, और दूसरी तरफ है चार मुस्लिम सल्तनत के राजा, क्योंकि पांचवी जो सल्तनत थी बेरार, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो यही लड़ाई है बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी, यानी बैटल ऑफ तालीकोटा। इस लड़ाई का नतीजा यह निकला कि जो विजयनगर की सेना है वो बुरी तरीके से हार गई। विजयनगर में घुस के आ गए सल्तनत के सैनिक, जो इस्लामिक फोर्सेस थे, वो विजयनगर में घुस गए, विजयनगर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो इस लड़ाई में अलिया रामा राय की मृत्यु हो गई और विजयनगर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो असली राजा था सदाशिव राय, वो विजयनगर से भाग निकला, क्योंकि वो समझ गया कि मुकाबला करना आसान नहीं है। तो सदाशिव राय विजयनगर छोड़ के भाग जाता है और एक नए जगह आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा पहुंच के फिर से रूल करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैपिटल शिफ्ट हो गया ना। हम्पी था, हम्पी से शिफ्ट हो गया पेनुकोंडा। तो पेनुकोंडा जाके सदाशिव राय फिर से रूल करना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक रूल कर नहीं पाता। बात करते हैं चौथी डायनेस्टी की। चौथी डायनेस्टी यानी अराविदु डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को 80 साल तक रूल करने का मौका मिला। यह आखिरी डायनेस्टी साबित हुई विजयनगर किंगडम की। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे तिरुमला देवा राय। तो इस डायनेस्टी ने कैपिटल को फिर से शिफ्ट कर दिया। अभी अभी हमने देखा कि हम्पी से भाग के पेनुकोंडा पहुंच गया था ना राजा। अब पेनुकोंडा से भी कैपिटल शिफ्ट करके चंद्रगिरी कर दिया गया। तो विजयनगर के तीन कैपिटल हुए। सबसे ज्यादा टाइम तक हम्पी, कुछ दिनों तक पेनुकोंडा और 70-80 सालों तक चंद्रगिरी। ये जो चौथी डायनेस्टी के राजा थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। इनकी कोई मेजर अचीवमेंट भी नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि ये 1650 तक रूल करते रहे। उसके बाद ये डायनेस्टी भी खत्म हो गई और साथ ही साथ विजयनगर भी खत्म हो गया, और सब कुछ जो है, वो सारी जो टेरिटरीज है, वो सब कुछ जो है मुगलों के हाथ में चली गई। मुगल्स, क्योंकि तब तक मुगल तो आ ही चुके थे। तो अब बात करें अगर विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो विजयनगर की आर्मी अच्छी खासी हुआ करती थी, स्ट्रेंथ वाइज वेल ट्रेन्ड आर्मी हुआ करती थी। तो विजयनगर के जो सबसे हाईएस्ट लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनकी टाइटल हुआ करती थी नायक या फिर पोलीगर। तो यहां से ही पोलीगर का सिस्टम चालू हुआ। नायक और पोलीगर एक ही चीज है। अब ये सिस्टम क्या था
कि राजा अगर किसी को नौकरी पे रखता है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ती है ना। तो मिलिट्री ऑफिसर्स को सैलरी ना देके जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे। उनको कहा जाता था कि इस जमीन को आप ही गवर्न करो, जमीन तो राजा की ही है लेकिन आपको दे दी गई है कुछ समय के लिए, तो आप उस जमीन के मालिक हो कुछ समय के लिए। तो आप वहां से टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखो और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है राजा के खजाने में जमा कर दो। तो यही जो सिस्टम था नायक वाला सिस्टम, ये नायकारा सिस्टम कहलाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि नायकारा सिस्टम किस डायनेस्टी से जुड़ा है? तो आंसर होगा विजयनगर डायनेस्टी से जुड़ा है। एक और फैक्ट, जो विजयनगर के राजा थे ये ऐसा क्लेम करते थे कि हम भगवान विरूपक्ष के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, यानी कह लो कि वो भगवान विरूपक्ष के फॉलोअर्स थे। अब एक लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले मैंने आपको बताया ना कि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉरेन ट्रैवलर किस देश से आया था और किस राजा से मिलने गया था। तो आओ देख लेते हैं लास्ट। इब्न बतूता नाम का एक फॉरेन ट्रैवलर था जो कि मोरक्को से आया था। मोरक्को जो है अफ्रीका का एक देश है। तो ये इब्न बतूता विजयनगर घूमने नहीं आया था, इंडिया घूमने आया था। तो इंडिया घूमने के चक्कर में ये विजयनगर भी गया था। तो जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, और जब ये विजयनगर गया तो उस वक्त विजयनगर नया नया बना ही था। तो उस वक्त विजयनगर पे हरिहर वन रूल कर रहे थे, जस्ट विजयनगर बना ही था। जो दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर हैं उनका नाम है निकोलो कॉन्टी। ये वेनिस से आए थे। वेनिस इटली का एक शहर है। अब्दुल रज्जाक की कहानी हमने देखी कि अब्दुल रज्जाक को इसके राजा ने भेजा था कालीकट, और कालीकट से इसको विजयनगर बुलाया गया था। तो ये कहां से आए थे, किस देश से? पर्सिया से, यानी ईरान से आया था। डोमिंगोस पायस, डोमिंगोस पायस ये एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, क्योंकि पोर्चुगीज से कृष्णदेव राय के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया जाया करता था। तो ये सब आप याद रख लोगे बच्चों। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक। तो इनको आप, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर आपको फैक्ट्स, इसमें समझने जैसा बहुत कुछ है नहीं, फैक्ट्स ही फैक्ट्स भरे पड़े हैं जो कि आपको याद रखने ही होंगे।